नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, यहां की बिगड़ती और लचर कानून व्यवस्था की। और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कानून का राज बिल्कुल खत्म हो गया है। यहां अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये अपराधी जब चाहे जैसे चाहे वारदात को अंजाम देते हैं और बड़ी आसानी से फरार भी हो जाते हैं। इन बदमाशों में ना पुलिस का कोई खौफ है और ना ही कानून का कोई डर नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में हो रहे जिहाद बताता ही रहा है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में जिहादियों की ओर से एक नाबालिग पर तालिबानी अंदाज में चाकुओं से हमले का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि अब दिल्ली के द्वारका में सुबह अपने स्कूल जा रही 17 साल की मासूम बेटी पर दो बाइक सवार दरिंदों ने हैवानियत की हदों को पार करते हुए उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें यह बच्ची बुरी तरह से झुलस गई और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। इस घटना ने न केवल दिल्ली बल्कि देश को झकझोर कर रख दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी कड़ी निंदा की है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। उधर एलजी विनय सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर से मामले की जानकारी ली है। लेकिन एक हफ्ते के भीतर सामने आई इस दूसरी बड़ी वारदात ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में पुलिस पस्त है और अपराधी मस्त हैं? कड़े कानून के बावजूद दरिंदों को आसानी से तेजाब मिला कैसे? क्या दिल्ली में तेजाब खुलेआम बिक रहा है? सदैव आपके साथ का नारा देने वाली दिल्ली पुलिस का अपराधियों में खौफ कब पैदा होगा? और सबसे अहम सवाल यह कि आखिर देश में कब तक बेटियां एसिड अटैक का इसी तरीके की शिकार होती रहेंगी? आज चर्चा हम इसी को लेकर करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जरा देखिए इस वीडियो को। यह वीडियो प्रमाण है राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे क्राइम रेट का। यह वीडियो गवाह है एक मासूम की उजड़ती जिंदगी का। यह वीडियो गवाह है दिल्ली पुलिस की नाकामी का। जी हां, यह वीडियो जो आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यह वीडियो देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका मोड़ का है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से दो मनचले पहले बाइक पर सवार होकर आते हैं और उसके बाद कैसे स्कूल जा रही इस 17 वर्षीय छात्रा के चेहरे पर तेजाब फेंक देते हैं, जिसके बाद वो पलक झपकते ही जमीन पर गिर पड़ती है। मासूम पीड़िता पर हुआ यह अटैक एक असहनीय पीड़ा है। न सिर्फ पीड़ित छात्रा बल्कि उसके माता पिता की हालत भी काफी खराब है। घटना हुई है और मेरे को तब घर में आई है छोटी बेटी, तब पता लगा है। घबराई हुई थी वो, घबरा के बोली है कि मम्मी पापा को जल्दी भेजो नीचे, पापा भागे गए हैं नीचे। तो इसीलिए ऐसी कोई बात होती तो वो पापा से हमेशा शेयर करती है सारी बात। आगे पुलिस इंक्वायरी मैं जानती हूँ उनकी फ्रेंडों को, सब आती जाती हैं इसके घर पे। वो उसके घर पे भी जाती थी, वो आती भी थी। तो बस 7:29 पे निकली है घर से, एक गली मतलब अपनी गली पार करते ही तो 5-6 मिनट के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। जस्ट छोटी बेटी साथ गई थी, वो भागी हुई आई है। उसने बताया कि ऐसे दो लड़के बाइक पे आए हैं, पूरा अपने आप को ढक के आए हैं और उन्होंने एसिड डाल के भाग गए। जहां एक तरफ पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच अपनी जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर जनाक्रोश भी अलग ही स्तर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में महिला आयोग और पुलिस का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। दो आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज सुबह 9 बजे द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि 17 वर्ष की लड़की पे दो बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया, जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है, कंडीशन स्टेटेड टू बी स्टेबल। एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया जा रहा है और एक अन्य लड़का इसमें मेन सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, जिसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है।
मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई चल रही है। बहरहाल देश की बेटी पर हुए इस तेजाबी हमले के बाद अब तमाम लोगों के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली, जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी राष्ट्रीय राजधानी में अपराध की बढ़ती दर पर चिंता जताई। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर एलजी पर निशाना भी साधा है। हालांकि एलजी ने पुलिस आयुक्त से मामले की जानकारी लेते हुए कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। लेकिन इन सब के बीच हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या दिल वालों की दिल्ली क्राइम कैपिटल बनती जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बीते एक हफ्ते की बात कही जाए तो एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जिहादियों की ओर से 17 साल के मासूम बच्चे के ऊपर चाकुओं से हमला किया गया था। और यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि दिल्ली पुलिस का कोई खौफ इन अपराधियों के अंदर नहीं रह गया है, चाहे वो जिहादी हो या फिर दूसरे अपराधी। लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है? दिल्ली पुलिस का किसी तरह का कोई खौफ इन अपराधियों के अंदर नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या दिल्ली में कानून का राज रह गया है? क्या दिल्ली में दिल्ली पुलिस का कोई खौफ, कानून का कोई डर अपराधियों में नजर आ रहा है? अगर ऐसे मामलों को आप देखेंगे, और ये कोई पहली बार तो है नहीं, इससे पहले भी लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर चाहे वो चेन स्नैचिंग के मामले हों, चाहे वो लूटपाट के मामले हों, चाहे वो डकैती के मामले हों, आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, आए दिन यहां पर मर्डर हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि राजधानी दिल्ली अगर देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, जहां की पुलिस अपने आप को कहती है कि सदैव आपके साथ, दिल्ली पुलिस का ये नारा है सदैव आपके साथ। भाई सदैव आपके साथ का नारा तो आप दे रहे हैं, लेकिन ये नारा क्या सार्थक साबित हो रहा है? क्या ये नारा आपका जमीन पर दिखाई पड़ रहा है? अगर इन मामलों को आप देखेंगे और जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उससे तो आप यही कहेंगे कि ये नारा सिर्फ नारा ही बनकर रह गया है। ये नारा अब तक सार्थक साबित नहीं हुआ है। इस नारे को अगर दिल्ली पुलिस को वाकई में सार्थक करना है तो उसको जमीन पर काम करना होगा, जो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर होगी कि आखिर दिल्ली की कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है, दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों हो गई है, आखिर पुलिस का कोई खौफ, कानून का कोई डर इन अपराधियों के अंदर नजर क्यों नहीं आ रहा है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ दिल्ली के पूर्व एसीपी वेद भूषण जी जुड़ गए। हमारे साथ प्राची अधिकारी जो कि फिल्म एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। उसके साथ ही बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं वेद भूषण जी आपके पास आते हुए, राजधानी दिल्ली और वहां की पुलिस ये कहती है कि हम देश की सबसे आधुनिक पुलिस है। दावा किया जाता है कि सदैव आपके साथ, ये नारा भी दिया जाता है। लेकिन देश की राजधानी में क्या हो रहा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर देश की एक बेटी, राजधानी दिल्ली की एक बेटी के ऊपर खुलेआम इस तरीके से तेजाब से हमला कर दिया जाए तो सर क्या कहेंगे आप? इसको कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? मालीवाल का आप लेक्चर बता रहे थे जो इस बारे में बता रही थी जी, तो शायद वो भूल गई कि ये दिल्ली सरकार का सब्जेक्ट है। रिटेल में जो तेजाब बेचा जा रहा है वो उनकी सरकार के अंतर्गत आता है। वो अपनी सरकार पर ही एक तरह से हिट विकेट कर रही थी कि मेरी सरकार की नाकामी है कि वो रिटेल में कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब आप यदि तेजाब के केसों की स्टडी कर कह देना तो बहुत आसान है कि दिल्ली में लॉ। जी चलिए ठीक है, मैं आता हूं सर। वेद भूषण जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इसको ठीक करते हैं, उसको दुरुस्त करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूं। प्राची अधिकारी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। एसिड अटैक को लेकर, तेजाबी हमलों को लेकर इस देश के अंदर एक बड़ी फिल्म बनती है, सुपर डुपर हिट वो फिल्म होती है, लेकिन उससे क्या समाज में किसी तरह का कोई बदलाव आया? नहीं आया। मैं छपाक फिल्म की बात कर रहा हूं। छपाक के बाद उम्मीद की जा रही थी कि एक सामाजिक बदलाव आएगा, लोगों के मन में, लोगों के दिलों में जो पीड़िता होती हैं ऐसी, उनके लिए कहीं ना कहीं एक दया का भाव आएगा। लेकिन क्या ऐसा समाज में देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दिल्ली में एक और घटना घट गई। जी देखिए, बदलाव आ भी कैसे सकता है? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब फिल्मों के माध्यम से एक प्रोपेगेंडा बताया जाए, जो अपराधी है या किसी की बायोपिक बनाई जा रही है, किसी की रियल लाइफ पे बनाई जा रही है, तो अपराधी का नाम चेंज कर दिया जाता है, उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। तो बच्चे जो है उनको पता ही नहीं चलता कि सब एक समान नहीं है, सबकी मान्यता एक नहीं है, या औरत किसके वहां पैर की जूती और किसके वहां नहीं है, या कौन खिलौना है, कौन खिलौने की वस्तु है। अगर महिला आयोग भी इस तरह की बात कर रहा है कि पुलिस का काम है, तो इतने सालों से उनके लुक्स में बदलाव आ रहे हैं
उनके पर्सनल लुक में, हालांकि मैं ये टिप्पणी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके पर्सनल लुक में बदलाव आ रहे हैं, जैसे एक एक्ट्रेसेस के आते हैं, लेकिन काम करने में इनके कोई नहीं आते। ये मामला आप लोगों के मीडिया में आया है, इसलिए हाईलाइट होकर उनको बोलना पड़ा। मैंने उनको एक बार लिखा तो उन्होंने नहीं करे, क्योंकि अगर जो मामला जो हाईलाइट होता है, जबकि महिला आयोग का काम है कि हर महिला अगर आपके पास आ रही है, बड़ी छोटी कैसी भी, फेमस या नहीं फेमस, आपको काम करना होगा। अगर कोई फेमस महिला भी उनके पास आ रही है और वो मामला मीडिया में नहीं आया है, तो वो उस मामले को खुद से उठाएंगे नहीं जब तक मीडिया जाएगी। आपको मीडिया क्या गली गली कूचे कूचे में, मीडिया को तो नहीं मालूम है, जाना तो पड़ेगा। जो मामला सामने आ जाता है उसको मीडिया उठाती है और कोशिश करती है, तो उस पे जब सवाल करे जाते हैं तब स्वाति मालीवाल जैसे लोग जो है खड़े होते हैं। नहीं तो ये महिलाओं के लिए कहाँ है, इन्होंने कितने काम कर दिए, कितने काम कर दिए। ये खुद तो देखे, ये खुद कितने सक्रिय हैं। और ऐसे जो बिकने की बात हो रही है, इन्हीं की सरकार है, सब कुछ इनका है। हालांकि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन फिर भी आप जो कहते हैं ना, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। महिला आपके लिए सारी महिलाएं समान होनी चाहिए। तो ये अब बच्ची जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये खड़ी है वहां पर, इन लोगों को तभी सूझा एक समाज के तौर पर हम क्या कर रहे हैं। आप देखिए ना, इतने लोग वहां पर हैं समाज के तौर पर। मैं तो आपके टेलीविजन के माध्यम से ये भी कहती हूँ, कोई लड़कियां इस टाइप से खड़ी हैं, बड़ी या छोटी कोई भी है, चाहे वो मीडिया कर्मी है, कोई महिलाएं हैं, आप अगर देखते हो अकेली खड़ी है, तो बजाय उन पे छीटाकशी करने के, उनको जज करने के, कम से कम आप खड़े हो जाइए ना वहां पर, उनके साथ खड़े हो जाइए। और अब क्या लड़कियां कुछ कवर करके रखेंगी, क्या छाता कवर करके अपने मुंह पर रखेंगी? ये तो मुझे लग रहा है ये एक तरह का नया जिहाद है, जहां पर कोई भी दिखे हिंदू टाइप की लड़की उस पे डाल के चले जाओ। मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस टाइप का भी कुछ चल रहा है कि कोई भी तुम्हें अनोनिमस दिख जाए, कोई भी अनोनिमस यानी कि अनजान दिख जाए, और वो आपको हिंदू छवि का या गैर मुस्लिम या गैर मान्यता प्राप्त दिखे, आप उस पे डाल दीजिए। मुझे तो ये भी इस तरह की चीजें लग रही है कि जो पहला मिले उसको आज हलाल करो, जन्नत का टिकट काटो। ये मैं कह रही हूँ, आगे चल के आप देखना ये भी सच होगा, क्योंकि कई बार टीवी चैनलों ने मेरी बातों को नहीं माना, लेकिन आप लोगों ने जरूर माना, लेकिन कई टीवी चैनलों ने बड़े बड़े नहीं माना, और उसके बाद वही चीजें सच हुई। क्योंकि मैं इनके साथ इर्द गिर्द रहती हूँ, तो मुझे पता है इनकी सोच क्या है। और चाहे पार्टी कोई भी पार्टी का हो, मैं ये कहती हूँ आप लोग ये एक्सेप्ट करिए कि आपकी देश की बेटियों के खिलाफ एक तरह का जिहाद चल रहा है। अब वो लोग किसी भी तंत्र में हो, किसी भी सेना में हो, पुलिस में हो, कहीं पर भी हो, मैं इस बात को कहने में बिल्कुल नहीं गुरेजती कि उनके मन में ये एक अलगाव की भावना रहती है, और वो उस मान्यता के साथ पले बड़े होते हैं। और किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कुछ एक्सेप्शंस की बात जो लोग करते हैं, उनके भी अगर अंदर हाथ डाल के देखेंगे आप, तो वहां पर भी आपको नजर आएगा। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, मैं यहाँ पर उसको बोल नहीं सकती, लेकिन ये ऐसा है, हमारे देश की बेटियों के खिलाफ एक प्रकार का नया जिहाद चल रहा है। आप ये मानिए न मानिए, अगर ये लड़के हिंदू भी निकलते हैं, तो इन लड़कों की सोच आप देखिएगा। अभी बीच में एक लड़के ने कहा था मैं 35 नहीं 36 टुकड़े करता, उसका लोगों ने कहा कि नहीं, नाम तो हिंदू निकला। मैं कहती हूँ आप उसको फिजिकली चेक करवाइए, क्योंकि बांग्लादेशी जो आ रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट है, वो लोग कहते हैं हिंदू नामों से आइडेंटिटी कार्ड बनाओ। आइडेंटिटी कार्ड में मत जाइए, उनका पूरा फिजिकल चेक करिए, उनके घर वालों का चेक करिए, क्योंकि इससे पहले भी एक लड़की आई है, मोना सिंह नाम की, लव जिहाद की विक्टिम, उसने बताया कि जो उसके ससुर थे सुरेश कुमार नाम रखते थे, लेकिन उनका नाम भी मोहिद्दीन था। अब आप बताइए, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो अंदर से ये मन से इस्लाम वाले लोग हैं। अगर वो हिंदू नाम से भी आ रहे हैं तो आप उनको चेक करिए। जी ठीक है, मैं आता हूं प्राची अधिकारी जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अवैध भूषण जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि अब आपकी आवाज ठीक है। बोलिए आप सर। स्वाति माल का भाषण आप दिखा रहे थे, वो अपनी सरकार के खिलाफ ही सवाल पैदा कर रही है। जो रिटेल तेजाब सेल होता है वो उनकी सरकार के क्षेत्र में आता है, वो क्यों तेजाब बिक रहा है रिटेल में, उसका जवाब तो स्वाति माल को अपनी सरकार से पूछना चाहिए, जिनको उन्होंने वुमेन कमीशन का चेयरमैन लगाया हुआ है। अब जहां तक इस इंसिडेंट का संबंध है, इसके अंदर जो धारा है 326, जिसमें कि 10 साल की सजा है, सेशन ट्रायल केस है, और ये वाकई बहुत सीरियस इंसिडेंट है जो हुआ है। परंतु इसकी सेल परचेज पर जब तक आप नकाब नहीं लगाएंगे, जिसको दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, और दिल्ली पुलिस की जो जिम्मेदारी थी, दिल्ली पुलिस ने 2 आदमी अरेस्ट कर लिए, उनको जेल भेज के ट्रायल होगा। सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि 98% केसेस के अंदर जो लड़कियां हैं या जो विक्टिम है, वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते, पुलिस के कहने पर या मीडिया के
क्लिप्स के ऊपर किसी को सजा नहीं किया जा सकता। अब ये लड़की है, ये जब सरवाइव कर जाएगी, सारा ट्रायल चलेगा तो पता लड़का लड़की हॉस्टाइल हो गई, वो कोर्ट में नहीं जाना चाहती, अपने बयान नहीं देना चाहती, तो इस बिना पर कैसे डेटरेंट एक्शन साबित होगा जब तक कि विक्टिम खुद ना चाहे, क्योंकि अदालत में सजा अदालत देने का काम है, परंतु वो मजबूरी है अदालतों की कि जब तक कोई उनके सामने बयान नहीं आएगा, जब तक ट्रायल के अंदर पूरे दौरान वो लड़की विक्टिम या जो भी कंप्लेनेंट है, जब तक वो पूरी तरह से एग्जामिनेशन नहीं होगा उसका कोर्ट में ट्रायल के दौरान में, उसको सजा नहीं दी जा सकती। उस मजबूरी का फायदा इस तरह के लोग उठाते हैं, क्योंकि इसमें बल्कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर 302 तक में मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो इसलिए कहना कि पुलिस की नाकामी नहीं है, नाकामयाबी सिस्टम की है कि जो बच्चे जिनके साथ ये क्राइम होता है, इस लड़की के साथ क्राइम होता है, वो कोर्ट में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। तो ये जब तक सिस्टम में सुधार नहीं आएगा, जब तक परिवार के लोग, हम पूरा समाज खड़ा नहीं होगा, पूरा हिंदुस्तान इस तरह के लोगों के खिलाफ अदालतों में बयान नहीं देगा, तब तक पुलिस अपने से इनको कन्विक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कानून को मानने वाली पुलिस इनको एनकाउंटर नहीं कर सकती, ना कोई ऐसा काम कर सकती जिससे पुलिस खुद सवालों के घेरे में आ जाए। तो ये बहुत सारी इसमें चीजें जुड़ी हुई हैं, केवल आप पुलिस का या तेजाब बेचने वालों का ना लें, इसमें और भी समाज के कई पहलू और कई तरह के जो आयाम जुड़े हुए हैं, उन सभी को एड्रेस किए जाने की जरूरत है, तभी इस तरह की चीजों पर लगाम लगाई जा सकती है। चलिए ठीक है वेदभूषण जी, आप दिल्ली पुलिस को बचाने का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं कई ऐसे मामले आपको बता सकता हूं वेदभूषण जी जहां पर दिल्ली पुलिस की घोर लापरवाही देखने को मिली है, दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। और दिल्ली के मुस्तफाबाद का मामला तो अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ है सर, अभी 3-4 दिन पहले का मामला है। वहां पर जिहादियों ने किस तरीके से 17 साल के मासूम बच्चे के ऊपर चाकुओं से वार किया, उसकी बॉडी का, उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर चाकू नहीं मारा गया, तालिबानी अंदाज में उसकी जान लेने की कोशिश की गई। वो तो भगवान की कृपा रही कि वो बच गया, अभी भी हालांकि जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रहा है, इलाज उसका चल रहा है। जी चलिए मैं आता हूं सर, ठीक है। सभी समाज के लोगों को दिल्ली पुलिस को कोसने का पूरा हक है जी, पूरा जी भर के, चलिए बोलिए आप बोलिए। परंतु जो दूसरे जो इसके आयाम है उनको भी आप ध्यान में रखिए कि सभी चीजों के तमाम, हर घर के ऊपर, हर लड़की के ऊपर हिंदुस्तान में पुलिस नहीं लगाई जा सकती। अदालतों का सिस्टम है, कानून का सिस्टम है, कोसते रहिए पुलिस को, उससे कुछ नहीं। बहुत सारी इंसिडेंट हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। वो राम राज्य नहीं आएगा कि जब कोई पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल इंसिडेंट फ्री हो जाएगा। ठीक है, कल्पना नहीं, आपत्ति इस पर है सर वेदभूषण जी, चलिए मैं आपकी बात को मान भी लेता हूं, लेकिन आपत्ति इस पर है, जब सामने जब दिख भी रहा है। कहां से आ गई? वो 7:30 बजे स्कूल जा रही है, इसमें पुलिस की लापरवाही आपको कहां निकाला? उस लड़की के साथ पुलिस वाले को होना चाहिए था। क्या उसने कोई दरखास्त दे रखी थी इस तरह की कि मेरे को खतरा है कि तेजाब डाल देगा, मेरा किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है? ये मामला आमतौर पर प्रेम प्रसंग का होता है, आप इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो इसमें बात करो पुलिस को प्रेम प्रसंग के बीच में कूद पड़ना चाहिए, लड़का लड़की के बीच में चप लगा देनी चाहिए। चलिए आता हूं मैं, नहीं हो सकता इस सिस्टम में। चलिए मैं आता हूं सर, मैं आता हूं आपके पास, और मैं इसको लेकर एक काउंटर सवाल भी आपसे करना चाह रहा हूं, लेकिन फिर बात और ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। और एसएन सिंह जी का तो नंबर ही नहीं आया, एक भी सवाल मुझसे नहीं कर पाया हूं और समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। एसएन सिंह साहब देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर खुलेआम यहां पर तेजाब बिक रहा है तो इसमें दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। चलिए इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है तो सर उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है भाई। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के, तो अगर दिल्ली पुलिस ठीक से अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है, चलिए वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो लापरवाही बरती जा रही है, कोई भी मामला जब सामने आता है हम भी उसमें सवाल खड़ा करते हैं, तो दिल्ली पुलिस की ओर से बयान आता है कि इसमें एक कम्युनल एंगल दिया जा रहा है, लेकिन है नहीं। तो इसको कैसे देखें सर? अमित जी निश्चित तौर पे आप पत्रकार हैं तो सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पे इस तरह की छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और समाज, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एक बहन ने एक आरोप लगाया है, वो नहीं होना चाहिए। मैं दूसरी बात पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि बहन, बेटी, माँ, ये हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है, हमारी मान और सम्मान है, और उनके साथ जो विचार है उस विचार में परिवर्तन जब तक नहीं आएगा, पुलिस सुरक्षा देने का कार्य करती है। और जब घटनाएं हो जाती हैं, वो घटनाओं के बाद वो गिरफ्तारी करेगी या कोई कार्रवाई करेगी, यही कर सकती है। लेकिन समाज में जो मानसिकता है उसमें जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, आप तुलना करिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और वहां जब कठोर कार्रवाई हम करते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, तो जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ये सवाल कहती है कि भाई अपराधियों के खिलाफ आप कठोर कार्रवाई क्यों करते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि बांग्लादेशी मानसिकता के लोग
जिहादी सोच के लोग, जो रोहिंग्या मानसिकता वाले लोग आएंगे और अपने अगल बगल उसी तरह के वातावरण को उत्पन्न करेंगे, तो उनके अंदर वो भय नहीं होता है। और जब भय नहीं होगा, वो डरेंगे ही नहीं। जो अपने देश को जला कर आए हैं, जो दूसरे देश को जलाने आए हैं, तो उनको ना पुलिस से डर है ना कानून से डर है, तो वो ऐसे कार्यों को करेंगे। मैं कह रहा हूं कि इस तरह के मानसिकता वादी लोगों का सभी को निंदा करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी की बहन है, वो किसी पार्टी की नहीं है, वो किसी की माँ हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, और सबको उसकी चिंता करनी चाहिए। और इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि आगे इस तरह की चीजें नहीं है, क्योंकि व्यवस्था आपके हाथ में, सुरक्षा देना जो है वो हमारी सरकार की देन है। निश्चित तौर पे दुनिया के लोग यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, न सिर्फ देश के लोग रहते हैं, और पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम किया गया है ताकि दुनिया के लोग भी सुरक्षित रहें, जो देश के लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें। फिर भी जो ये घटना हुई उसकी घोर निंदा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, भरोसा दिलाते हैं कि जो पुलिस के तरफ से जो हमारे पार्ट के का अगर जो भाग है, उसमें हम कहते हैं कि कोई ऐसी चीजें नहीं बरती जाएगी कि हम जाति देखकर बात करें, धर्म देखकर बात करें, या क्षेत्र देखकर बात करें। जैसे कई बार आम आदमी पार्टी के लोग अगर घटना हो जाती है तो कहते हैं कि आ रहा हूं मैं प्राची अधिकारी जी, मैं आ रहा हूं, मैं जवाब लूंगा आपसे। एसएन सिंह जी की जैसे बात पूरी होती है उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। हाँ जी, मैं 7:30 बजे से दूसरे चैनल पे भी जाऊंगा। अमित जी, मैं कह रहा हूँ कि हमारी सारी जिम्मेदारी है, और निश्चित तौर पे हम सरकार और सत्ता में तो इसको स्वीकारते भी हैं, लेकिन इसको कौन स्वीकारेगा कि अगर कोई अपराधी है, अगर उसको पुलिस पकड़ने का कार्य करती है, तो आप 400 लोग लेके थाने में चले जाते हैं, वोट की तुष्टीकरण के लिए खड़े हो जाते हैं, और ये कहते हैं कि धर्म के नाम पे इनको पकड़ा जा रहा है। जब तक अमित जी ये बदलाव नहीं आएगा कि अपराधी अपराधी है, अपराधी का कोई धर्म नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं, अपराधी को हे निगाह से जब तक देखा नहीं जाएगा, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ी जाएगी, ऐसी घटनाएं होती रहेगी। क्योंकि सभी घरों में पुलिस आप बैठा देंगे, पिता अपने पुत्र के साथ कर दे रहा है, माता के साथ कोई कर दे रहा है, कोई अपनी बहन के साथ कर दे रहा है। हर घर में पुलिस कैसे आप बैठा सकते हैं? आपको उस सोच में परिवर्तन ले आना है, उस मानसिकता में परिवर्तन ले आना है। और उत्तर प्रदेश का मिसाल देते हुए कहता हूं, इस तरह की कार्रवाई करना है कि भय हो जाए कि उसके पिता की जमीन पे भी कार्रवाई होगी, उसके जमीन पे भी कार्रवाई होगी, और उसके जमीर पे भी कार्रवाई होगी। नहीं, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं एसएन सिंह साहब, ये योगी मॉडल दिल्ली में क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? अगर यही योगी मॉडल दिल्ली में अपना दिया जाए तो हो सकता है कि ये ऐसे अपराध बहुत कम हो जाएंगे। भाई ये तो नहीं कोई दावा कर सकता है कि अपराध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, लेकिन कमी इसमें जरूर आएगी, जैसे यूपी में हुआ है। अमित जी, हम विरोध नहीं करना चाह रहे थे, अमित जी, हम किसी की आलोचना भी नहीं करना चाह रहे थे। मैं वही बोला कि अगर आप 1-2 लाख ऐसे लोगों को बसाने का कार्य करते हैं जो जिहादी मानसिकता के हैं, जो फर्जी पासपोर्ट पे आ रहे हैं, जिनको सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप बसाने का कार्य करेंगे, उनकी मदद करने का कार्य करेंगे, उनके लिए थाने में जाएंगे, उनकी आवाज बनेंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं होंगी। ऐसे लोगों का साथ छोड़ के दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए वो पार्टी वाइज कार्य नहीं होगा। जब इस तरह से कार्य होगा कि ये दिल्ली देश की राजधानी है, ये सभी की राजधानी है, इसको सुरक्षित रखने के लिए हम बोर्ड की तुष्टीकरण को छोड़ के इस तरह के वातावरण को अपनाएं कि जो अपराधी है उसको अपराधी के चश्मे से देखें, और उसके खिलाफ अगर बुलडोजर की कार्रवाई होने जाती है तो ये नहीं कि बैक डोर से हम उसको बिरयानी। ठीक है, प्राची जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ प्राची जी बोलिए। देखिए, इनकी कुछ बातों से मैं एग्री हूँ, लेकिन कुछ बातों से एग्री नहीं हूँ। अपराधी का बिल्कुल एक रिटायर्ड, अब ये मुझसे पूछेंगे कौन से जज, तो आई हैव नो आइडिया बिकॉज, बट मेरे को ये याद है कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। आप लोग मीडिया से हैं, आप लोगों का काम है वो उसको फाइल्स को निकालिएगा, उनका रिकॉर्ड होगा कहीं पर। उन्होंने ये कहीं पर वक्तव्य दिया है कि हमारे भारत में 98 या 89% जो है ये जो घटनाएं हैं किसके द्वारा अंजाम दी जा रही है कि चेन स्नैचिंग, रेप केसेस किसके नाम आते हैं। तो हम ये झुकलाते क्यों है सच की अपराधी का धर्म नहीं है? अधिकतर अपराधियों का धर्म है। इस देश में आतंकवादी के जनाजे पे लाखों लोग आ जाते हैं, और उसके बाद अगर हमें अपने हिंदुओं के त्योहार बनाने होते हैं, कोई चीज करनी होती है, तो उसके लिए पुलिस लगानी होती है, और वहां पर हम लोग एक झंडा, एक बड़ा डंडा तक नहीं लेके जा सकते
अपनी सुरक्षा के लिए, तलवारों से हमला हो जाता है, फिर जो अपराध करता है वही विक्टिम हो जाता है। अमानुल्लाह भूल गए, ताहिर हुसैन भूल गए। तो ये जो लोग है ना, इनका धर्म है और पार्टी प्रयोजित होते हैं कुछ कुछ लोग। आम आदमी पार्टी टाइप के जितनी पार्टियां हैं, और अब तो बीजेपी भी तुष्टीकरण की हद पार कर चुकी है। मतलब मैं बीजेपी समर्थक रही हूँ, सबको पता है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति जो इस मेजोरिटी को देश की खत्म कर देने का जो एक बना रखा है, जब और तो करते ही करते थे इस देश की मेजोरिटी को खत्म करने का काम, अगर जिस पार्टी पे सबसे ज्यादा भरोसा करा है, दामोदार दिया है, अगर वो पार्टी भी इस तरह की तुष्टीकरण करेगी, हाँ ये बात जरूर है कि लोग थाने पर जो ये हजारों की संख्या में भीड़ लगा के आते हैं, सबसे पहले इनकी घरों की कुर्की करनी चाहिए, इनको डंडे मारने चाहिए उल्टा लटका के। और जो इनकी महिलाएं, वहां पर आप क्यों कहते हैं कि महिला है, महिला है, छोड़ दो, ये महिला कानून और ये सब जो है ना खत्म होना चाहिए। एक अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का कोई सेक्स नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। कोई महिला अगर पत्थर मारने की औकात रखती है तो उसको उल्टा लटका के मारने का भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी माँ से पैदा होकर आया पुलिस वाला। आपको याद होगा एक एसएसपी थे या डीएसपी थे, दिल्ली दंगों के दौरान महिलाओं ने उनको घेरा और उनको कितना मारा, तो महिला है करके वो हाथ नहीं लगाएंगे, वो पुलिस वाले को क्या मार खाने के लिए छोड़ रखा है। हमको क्या, हम जो रोड में चल रहे हैं या हम अपनी कार लेके जा रहे हैं, तो अपने शीशे फुड़वाने के लिए हमने कार ली है कि ये आएंगे, और अब तो इन्होंने नया फैशन कर दिया है कि कोई कार खड़ी होगी उसे आग लगा के चले जाएंगे। ये रोहिया बस्ती, इन पे आग लगा के इनको बाहर करना चाहिए। ये हमारे देश से नहीं जाते तो इनको खत्म करो यहाँ से। नहीं, ये कोई मानव अधिकार नहीं, कुछ नहीं, यूएन से हमें कुछ नहीं लेना देना। अपना देश यहाँ पर जल रहा है, मर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। कट इंडिया इंटू 1000 पीसेस करके इन्होंने बना रखा है। कहीं का एक घटना अंजाम दे रहे, कहीं पर अंकिता हो रही है, कहीं पर निकिता हो रही है, कहीं पर ये बच्ची हो गई, कुछ ना कुछ होता जा रहा है। ये इंस्पायर्ड किससे हो रहे हैं? जो हिंदू लड़के भी अगर कर रहे हैं, ये इंस्पायर्ड किससे हो रहे हैं? बहुसंख्यक विवाह करके उनको लाया जा रहा है कि भाई तुम्हारी भी 4-4 शादियां हो जाएंगी, तो हिंदू लड़के जो है नाम से चुपचाप अपने घर में वही रह रहे हैं। लेकिन जब वो मानसिकता जो है वो इस्लामी हो रही है, क्यों? क्योंकि उनके वहां तो अय्याशी हो गई है। तो ये जो चीजें हैं जो हमारे सोसाइटी के विपरीत है, पूरी दुनिया को आप क्यों नहीं बताते? सारी रिपोर्ट्स तैयार करिए, वीडियो बनाइए, इंग्लिश में भी बनाइए, लोगों को दीजिए, यूएन को टैग करिए कि ये है इनकी असलियत। जो बाद में कश्मीर का रोला रोते हैं, ये इंडिया के खिलाफ एक जिहाद चल रहा है और हिंदू लड़के लड़कियां भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आपने देखा होगा श्रद्धा के बाद भी लड़कियां कह रही है हम प्यार करने से नहीं डरते। अब बताइए, पैक होकर आ रही है लड़कियां, उनके माँ बाप जो 9 महीने माँ ने रखा है, बाप ने दिन रात एक करे हैं, अब उसके लिए आप पुलिस वाले को क्या गाली दें? क्या ये सड़क पे लोग नहीं है? ये नपुंसक लोग जो घूम रहे हैं रोड पे, ये देख लेता है इनके सामने निकिता को गोली मार दी जाती है क्योंकि इनकी बेटी नहीं होती। क्या मैंने 10 बार कहा है, अपने माध्यम से भी कहा है, मैं आपके माध्यम से भी कहती हूँ, ये समाज की जिम्मेदारी है कि जब कोई बच्ची, कोई महिला, कोई व्यक्ति, इवन लड़का भी अकेला खड़ा है तो उसके साथ जाइए। जैसे न्यूजीलैंड वगैरह में हलो करके लोग बात करते हैं, तो हलो करके उसके साथ खड़े हो जाइए। कम से कम कोई अपराध होने से आप रोक सकेंगे, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। आज आपकी सोसाइटी को ये मुट्ठी बनने की जरूरत है, जात पात में तोड़ने की नहीं। ये अगर आपने ये उंगलियां अलग अलग करी, ये वर्णों को डिवाइड करा, आपको मिटा दिया जाएगा। इसलिए केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, आपको पुलिस वैसे ही मिलती है जैसे आप खुद होते हैं। जब आप समाज का निर्माण सही करेंगे, एक स्ट्रांग समाज की नींव डालेंगे, तो आपकी बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। अपनी बेटियों को बताइए कि 1-2 बार कोई मंडरा रहा है या कोई व्यक्ति आ रहा है, दूर हो जाओ, सर झुका लो, एकदम से सर झुका लो। मतलब ऐसा करो कि उसके हाथ के एक्शंस को देखो, जैसे हमें कुंफू में सिखाया जाता है। जब हम मार्शल आर्ट सीखते हैं कि हमें तिरछी आंख से देखना सिखाया जाता है कि तिरछी आंख से कोई आ रहा है तो कोई डंडे से प्रहार कर सकता है, तो हम साइड हो जाते हैं और ये यहाँ पर ये बोन्स जो होती है इसको पकड़ लेते हैं। तो ये चीजें लड़कियों को बतानी चाहिए। आपने हर लड़की को आप ये बताइए, केवल मार्शल आर्ट नहीं, उनको दिमाग की एक्टिविटी, दिमाग हर वक्त चालू रहना चाहिए। किसी पे भरोसा नहीं करना है, किसकी नीयत क्या है ये हमें नहीं मालूम। ज्यादा स्वीट भी पॉइजन होता है और ज्यादा कड़वा भी हजम नहीं होता। तो ये दोनों चीजें हमें अपने समाज में बतानी चाहिए, और समाज की प्रत्येक महिला, प्रत्येक व्यक्ति, ये जो लोग जा रहे हैं पीछे पीछे, कैच करते, इन लोगों को कैच करते, गिराते, वहां पर मारते। और एक मैं पुलिस को साफ साफ बोलती हूँ कि कोई महिला और कोई ये नहीं, जब लोग कहते हैं कि पुलिस ने लड़की को मार दिया, अरे गलत मारा अलग बात है, किसी विक्टिम को ना मारे, लेकिन जो महिला पुलिस को पत्थरबाजी करे, हाथ तोड़ के रख दीजिए उसका। मेरे को मालूम है असंवैधानिक बातें लगेंगी, क्योंकि संविधान में बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए हैं कि लड़कों को बिल्कुल निष्क्रिय नपुंसक बना दिया जाए, वो हाथ बैठ के ऐसे खड़े रहे। वो किसी औरत के बच्चे नहीं है, उस महिला ने इसलिए पैदा करा है कि मार खा के दिन भर वो इनके पत्थर जूते खाएं।
ये वहां से सलवार ऊंची करके मारते रहे पत्थर, और किसी लड़के को जो इतना कंपटीशन देकर आया है, जो इतनी करके आया है, वो मार खाने के लिए आया है? बिल्कुल नहीं। मेरा भाई होता और या मेरे घर अगर कल को मेरी संतान होती और उसके साथ कोई करता तो मैं खाल उधेड़ देती ऐसी महिलाओं की। तो बुलडोजर तो कम चलता है, बुलडोजर के अंदर डाल देना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, पाकिस्तान तो इनके मुसलमानों के वहां करते हैं, नहीं करते, वहां तो इनके डंडे लगाए जाते हैं, उल्टा करके डंडे मारिए तब देखिए। और पुलिस से आग्रह है, वीडियो ना बनाए इन चीजों का। जब इस तरह की, जब आपके साथ कोई ऐसा करे, उसको जब आप सजा देना तो उसी के अंदाज में दीजिए, वीडियो मत बनाइए, क्योंकि वीडियो बनाएंगे तो यही महिला आयोग आ जाएगा, क्योंकि इनके बच्चे नहीं होंगे पुलिस में। जी ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मैं वेदभूषण जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, मैं ये जो सवाल कर रहा था, आपको थोड़ा सा लगा भी कि मैं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा हूं, लेकिन दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है सर, यहां भी आप देखिए कि बड़ी आसानी से ये दोनों दरिंदे जो हैं, ये दोनों हैवान वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस में जगह जगह पिकेट लगे हुए हैं, पुलिस के पिकेट आपको मिलेंगे, और इतना आसान नहीं है वहां से भागना। हमने कई बार देखा है भाई, जो सुरक्षा व्यवस्था हमें 15 अगस्त के मौके पर, 26 जनवरी के मौके पर देखने को मिलती है, भाई ठीक है, उस तरीके की नहीं हो सकती, उससे थोड़ा सा कम, लेकिन अगर अपराधी अपराध को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार भी हो जाए, और अभी तक उनको गिरफ्तार भी नहीं कर पाई है। अभी 2 लोगों को जिनको हिरासत में लिया है, पुलिस ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि ये वो दोनों ही लड़के हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है सर। देखिए, 2 नहीं, 3 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं अभी तक जी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हैदराबाद के अंदर एक रेपिस्ट को पुलिस वालों ने गोली से उड़ा दिया था। पूरे पुलिस वालों के ऊपर फूल बरसाए गए, पूरे हिंदुस्तान ने तारीफ करी। आज वो 20 पुलिस वाले अदालतों के धक्के खा रहे हैं, कोर्ट के प्रक्रिया के सामने उनको अरेस्ट किया गया है, उसका ट्रायल किया जा रहा है। टेलीविजन पर सपोर्ट कर देना और मीडिया में कह देना कि हम पुलिस को सपोर्ट करेंगे, कोई सपोर्ट में नहीं आता। रूल ऑफ लॉ है, कानून के हिसाब से ही कार्रवाई की जा सकती है। अभी जो 2 लड़के, अब 3 लड़के अरेस्ट किए जाएंगे, अब आप देखना कितने लोग इनके बचाव में आ जाएंगे कि ये बहुत इनोसेंट लड़के, तो बिल्कुल बेगुनाह लड़के, लड़की ही कैरेक्टर लेस थी, इस तरह की बातें करने लगेंगे लोग। तो ये समाज की जिम्मेदारी भी है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। समाज की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के मुकदमों की पैरवी करें। आज हम टीवी पर बहस करके चले जाएंगे, कल जब वो मुकदमा कोर्ट में गवाही के आ जाएगा, कोई उस लड़की के साथ खड़ा नहीं होगा। उसके घर वाले भी कह देंगे छोड़ो, तेरे की शादी होनी है, तेरे को इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये मजबूरी है, इस लूपहोल्स है इसके अंदर, बहुत सारे सिस्टम के अंदर। केवल पुलिस को कह देना कि पुलिस गलत है, अदालतें गलत है, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है, माता पिता की भी जिम्मेदारी है। अब श्रद्धा जो लड़की आई थी, आफ्ताब के साथ में उसके रिलेशन थे, उसने अपने फादर को भी बात नहीं करना बंद कर, 2 साल से फादर के टच में भी नहीं थी। तो ये इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है कि जिन्होंने माता पिता ने पाल पोष कर बड़ा किया है, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करें, उनका पालन करें। केवल पुलिस पर जिम्मेदारी लाद देना कि ये उनका लड़की का ठीक नहीं था कैरेक्टर, या आदमी की गलती थी, जिसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो समाज को अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि कहां गलती है, कहां कमी रह गई, जिस वजह से इस तरह की चीजें समाज के अंदर होती हैं। और ये पहला लास्ट इंसिडेंट नहीं है, आगे भी इंसिडेंट होंगे। बहुत सारी श्रद्धा, बहुत सारी निर्भया अभी इंतजार में है कि लोग इस तरह के दरिंदे तैयार खड़े हुए हैं उनके साथ में, उनको मारने में, उनके ऊपर तेजाब फेंकने पे। ये लास्ट अटैक नहीं है कि तेजाब आज के बाद बिकेगा नहीं या अटैक नहीं होंगे। तो तमाम लोगों को, हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है, जो पुलिस पर कोसने से या पुलिस की गलती निकालने से पीछा नहीं छूटने वाला। ठीक है, लेकिन प्राची अधिकारी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वेदभूषण जी इस मामले को लेकर तो आपसे काफी सहमत हैं। जो बात आप कह रही हैं वही बात वो कह रहे हैं लगभग। देखिए, मैं एक बात मानती हूँ, आप देखिए कि कितनी भर्तियां होती है पुलिस में, कितने अभी भी रिक्त स्थान हैं, क्या पुलिस भी पर्याप्त है? वो एक बात सही कह रहे हैं कि हर, जैसे अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं तुम्हारा चौकीदार हूं, उसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक घर के चौकीदारी वो 135 करोड़ जनता के घरों में आके चौकीदारी करेंगी। पुलिस आपकी सेवा के लिए बिल्कुल अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि पुलिस हर वक्त अच्छी होगी, लेकिन कुछ खराब भी होते हैं पुलिस वाले, लेकिन आप उनकी ड्यूटी समझिए। एक पुलिस वाला कभी कभी 30-30 घंटे की ड्यूटी करता है। अगर वो अपने आप को सही करने के लिए अगर वो एक लिकर की बोतल ले लेता है, अगर वो पी ले ड्रेस में, उसके बड़े बड़े वीडियो लगा देंगे, डिमोरलाइज पुलिस को ऐसे ही कर देंगे। फिर कोई अगर उसे थप्पड़ मार दे तो कहेंगे देखो बढ़िया मार दिया। जिस पुलिस के पास अपने बचाव के लिए जाते हैं, उसी को आप थप्पड़ मारने का या पीटने का वीडियो लगाते हैं, तो मनोबल क्या कम नहीं होगा? जब हमारी सेना वहां लड़ती है तो हम क्या सेना को कहते हैं सही मारा? नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। तो हम पुलिस वालों को भी इल्जाम लगाते हैं तो उनका भी डिमोरलाइजेशन होता है। ठीक है, कोई खराब है तो वहां जाके बात करिए अधिकारी से, उसको सजा दिलाइए, ठीक है, लेकिन वो एक बात सही कह रहे हैं,
जो पुलिस वालों ने इतना बढ़िया काम करा, जिन पे फूल बरसाए गए, अगर उन पे केस चल रहा है तो मीडिया को इस बात को हाईलाइट करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी एक बात कही कि जब हम कोई निर्भया जैसा कांड होता है तो हम उसको शुरुआत में खूब हाईलाइट करते हैं, लेकिन अपराधी को सजा मिली या नहीं मिली, उसके बाद उस केस का क्या हुआ, टीवी में बोलने के बाद उस केस पे जांच नहीं, मतलब उस केस की जो फाइल चल रही है, किस प्रकार से प्रोसीडिंग हो रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। केवल कोर्ट के आगे कुछ मीडिया कर्मी खड़े होते हैं, वही बताते हैं जनता को। जबकि मेरा मानना यह है कि जैसे विदेशों में इन्वेस्टिगेशन होता है, एक डिटेक्टिव्स होते हैं, वैसे इंडिया में भी होना चाहिए कि कैसे कार्य करे जा रहे हैं। अब वो पुलिस वालों का घर बार नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उन्होंने तो करा देशभक्ति निभाई। प्राची जी माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है आपका, और वेदभूषण जी आपका। एसएन सिंह साहब हमारे साथ पहले चले गए क्योंकि उनका ये कहना है कि उनका कहीं कमिटमेंट था, और इसीलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि दिल्ली पुलिस कब तक ये जो आरोपी हैं इनको कोर्ट पे पेश करती है, कोर्ट में पेश करने के बाद इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में कामयाब रह पाती है, क्योंकि ऐसी इनको सजा मिले ताकि दोबारा ऐसी जहमत ये ना उठा पाएं, ऐसी हिम्मत, ऐसी हिमाकत ये ना उठा पाएं कि किसी भी बेटी की ज़िंदगी को इस तरीके से तबाह कर दिया जाए। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश के अंदर क्या अभी भी खुलेपन में या खुले तौर पर इस तरीके से तेज़ाब बेचा जा रहा है, क्योंकि तेज़ाब को लेकर देश के अंदर अब बड़ा और कड़ा कानून भी है। अगर उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस पर जितना जल्दी से जल्दी अंकुश पाया जाए उतना ही बेहतर है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।